हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। सबसे पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सबसे पहले बात आता है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, उसको लिए हम लोग उसका डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन में क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इससे समझ में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर कोई परमाणु, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है और दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इससे समझ में क्या आया कि अगर कोई एक परमाणु ले लें, जैसे कि यहाँ पे जो परमाणु दिया हुआ हाइड्रोजन को ले लिए और साथ में कोई दूसरा परमाणु क्लोरीन ले लिए, ये दोनों जब रिएक्शन कर लिया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकला इन दोनों का जो प्रतिफल निकला वो क्या निकला, तो वो निकला हम लोग का 2HCl। तो इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि कोई दो भिन्न गुण वाले पदार्थ को लेंगे, वो दोनों आपस में मिलके एक नया कोई पदार्थ बनाएगा जिसका गुण उन दोनों के भिन्न गुण से अलग होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो फिर और एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वो टूट के क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, CaO प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये फिर और एक मेरा रासायनिक अभिक्रिया हो गए। तो ये दोनों मेरा था एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया का। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग आएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो रासायनिक समीकरण डिफिनेशन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका समझ में क्या है, इससे मतलब क्या है रासायनिक समीकरण का, कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी परमाणु भाग लेते हैं, जितने भी प्रतिफल भाग लेते हैं, तो उन सभी का जो संक्षिप्त निरूपण होता है, उन सबको संक्षिप्त में लिखने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो हम लिखे थे H2 प्लस Cl2 इक्वल एरो में 2HCl, तो ये हो गया मेरा एक रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में डिफरेंस क्या है, रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि जो हो रहा है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, लेकिन जिसको जो हो रहा है उसको लिखने में जो हम लोग को पैटर्न आता है, उसको लिखने के तरीके को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो जैसे यहाँ पे H2 प्लस Cl2 से 2HCl बना, ये मेरा बन गया रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन जो यहाँ पे इसको लिखे हैं इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब रासायनिक समीकरण से। अगर रासायनिक समीकरण हो आप सभी को समझ में आ चुका होगा, तो आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के, मतलब 2 चीज आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रतिफल और अभिकारक एंड प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल होता क्या है, सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण जब भी लिखेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले अभिकारक आता है और फिर उसके बाद एक एरो आता है, एरो आने के बाद आता है प्रतिफल। क्या आता है, प्रतिफल। तो सबसे पहला पॉइंट है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों एवं अनुसूत्रों के पदों में समीकरण की बाईं ओर लिखा जाता है। तो जितने भी अभिकारक है उन सबको हम क्या लिखेंगे, बाईं ओर। और फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह प्लस दिया जाता है। तो ये थोड़ी बाद में आते हैं, थर्ड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों के प्रतिफल को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। तो यहाँ से 2 चीज समझ में आ गया, जो अभिकारक होता है उसे हम बाईं ओर लिखेंगे और जो प्रतिफल होता है उसे दाईं ओर लिखेंगे। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अभिकारक में। तो अभिकारक में क्या सिर्फ H2 हो सकता है या फिर सिर्फ Cl2 हो सकता है, ऐसा भी तो अभिकारक होगा जिसमें 2 होगा, H2 और Cl2 दोनों एक साथ आएगा। तब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये मेनली हम लोग का पार्ट है कि H2 जब आएगा और Cl2, इन दोनों को लिखने का तरीका क्या है। तो उसके लिए हम लोग का जो दूसरा पॉइंट था उसको देखना पड़ेगा। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह मतलब कि पॉजिटिव साइन दिया जाता है। तो अगर H2 आया Cl2 आया, इन दोनों के जब क्या करेंगे, एक पॉजिटिव साइन दे देंगे। तो ये क्या हुआ, मेरा अभिकारक कंप्लीट लिख दिए हम। अब प्रतिफल में सेम अगर ऐसा आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप प्रतिफल में देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिफल के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। मतलब कि प्रतिफल में अगर इस तरह का कुछ आ गया तो उसमें भी हम क्या करेंगे, धन चिन्ह देंगे। जैसे कि अगर मान लें यहाँ पे कोई एक एग्जांपल जैसे C और D ले लिए, 2 प्रतिफल आया, अब इन दोनों के बीच क्या करना है, एक धन चिन्ह देना है। अब अभिकारक और प्रतिफल को हमेशा एक एरो से
अलग अलग करके रखा जाता है। एरो के लेफ्ट की ओर अभिकारक और एरो के राइट की ओर प्रतिफल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बस ये 3 टर्म जानना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन टर्म अगर जान लिए तो फिर अभिकारक और समीकरण ये इजीली हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, उन दोनों के बीच एरो को क्यों दिया जाता है। एरो को देने का रीजन बस इतना ही है कि इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके रख सकें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही वाला यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है उसी एरो का ही लिखा हुआ है कि अभिकारक और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिकारक किस दिशा की ओर हो रही है। जैसे यहाँ पे और एक चीज, इस एरो का भी मेन इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, इसका a प्लस बी एरो दे के c प्लस डी दिया जा रहा है। तो इसमें एरो राइट की ओर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रहा है वो लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है। मतलब इधर धीरे धीरे कम हो रहा है और इधर इधर प्रतिबल में ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब बनना स्टार्ट कर चुका है। अगर हम इसकी ओर बात करें a प्लस बी एरो c प्लस डी, या देखिए एरो जो वो लेफ्ट की ओर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एरो का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पे a प्लस बी धीरे धीरे बन रहा है और c प्लस डी धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पे तीसरा नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को ये 3 अभिक्रिया जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो तीसरा नंबर में क्या है कि a प्लस बी, या देखिए जो एरो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, यह थोड़ा आधा इधर भी जा रहा है आधा इधर भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी से एरो दोनों तरफ एरो देके c प्लस डी दिया हुआ है। इसका मतलब बस इतना ही है कि जो एरो दिया हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पर a प्लस बी से c प्लस डी भी बन रहा है और c प्लस डी से a प्लस बी भी बन रहा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये आगे भी बढ़ रहा है रिएक्शन और रिएक्शन पीछे भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब बस इतना ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्योंकि क्लास 10th में जो रासायनिक संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, इससे एक क्वेश्चन एकदम गारंटी फिक्स रहता है। तो आपको ये टर्म जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले ली यहाँ पे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। तो यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं, इसको कैसे पहचानेंगे। अगर एरो के इधर, मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, एरो के इधर वाला को हम अभिकारक कहते हैं और एरो के राइट वाला को प्रतिफल। तो अभिकारक में अगर जितना परमाणु है और प्रतिफल में जितना परमाणु है, दोनों में अगर परमाणु की संख्या समान हो, किसी भी एक परमाणु के तत्व के एक परमाणु संख्या समान हो, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या लिख ली दाईं और बाईं ओर। दाईं ओर में कितना है, 2, देखिए H2 मतलब 2 है, और बाईं ओर देखिए 2H है, तो मतलब इधर भी 2 है। क्लोरीन इधर 2 है और इधर भी क्लोरीन 2 है। दैट मीन्स क्या है कि हर तरफ दाईं और बाईं ओर दोनों ओर परमाणु की संख्या जो है वो समान है। इसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अभी बात करते हैं अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। अगर दोनों और प्रत्येक तत्वों की संख्या समान नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल की ओर आते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में इसमें आने से दिया हुआ है H2 प्लस O2 एरो H2O। यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल को हम वेरिएबली यूज मतलब ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए दाईं और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, बाईं और हाइड्रोजन की संख्या 2। तो हाइड्रोजन के मामला में ये बैलेंस है। लेकिन जब आएंगे हम ऑक्सीजन के मामला में तो देखिए ऑक्सीजन में दाईं ओर कितना 2, लेकिन ऑक्सीजन की जब बाईं ओर देखते हैं तो वहां पर 1 आता है। दैट मीन्स ये संतुलित नहीं है। अगर यहाँ पर 2 होता तो इसका मतलब ये संतुलित हो, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यह 2 और 1 अलग अलग आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यही चीज हम आपको देखना है कि संतुलित और असंतुलित में क्या डिफरेंस है। जैसे ही संतुलित बोला जाएगा तो दोनों ओर समान होगा, असंतुलित होने पे दोनों ओर कभी भी समान नहीं होगा। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म है वो आता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में सबसे पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है उसे कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई अभिक्रिया कर रहे हैं और उसमें जब आप अभिक्रिया करके जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसमें अगर आपके प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा निकलता है तो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसके एग्जांपल में देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के बना रहा है CO2 प्लस ऊष्मा।
मतलब कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हम एक साथ मिलाएंगे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड आने के साथ साथ उसके साथ कुछ उष्मा भी निकलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमेशा प्रतिफल के साथ उष्मा का प्लस दे के लिखना होता है, प्रतिफल के साथ प्लस उष्मा लिखेंगे। लेकिन जब आएंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया में तो उसमें क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया आप किसे कहेंगे, तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने में जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ला के रख दिए, अब वो तब तक कुछ रिएक्शन नहीं करेगा जब तक आप बाहर से कोई उष्मा उस पर नहीं देंगे। बाहर से उष्मा देती वो रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपका जो रिएक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे N2+O2 प्लस उष्मा, तो जब उष्मा शोषी अभिक्रिया का बात आता है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक के साथ उष्मा का प्लस दे के लिखा जाता है, अभिकारक प्लस उष्मा। तो ये बात आपको ध्यान देना है, अगर उष्मा छेपी हुआ तो प्रतिफल के साथ उष्मा को जोड़ना है, और उष्मा शोषी अभिक्रिया अगर हुआ तो उसके उष्मा के अभिकारक के साथ उष्मा को जोड़ना होता है। तो ये तो हम लोग आज का जो कुछ इंट्रोडक्शन था रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के बारे में। क्लास 10th में एकदम पूरी तरह से यही नोट्स आप यूज कीजिए, इससे हम गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो मार्क्स वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जितना इसका टाइप्स है सारा हम बात करें डिटेल्स में, हम उसके डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको क्या होगा, जितना भी हमारा वीडियोस आएगा इन फ्यूचर में सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप अपने कोर्स को स्टॉप ना करें। कंटिन्यूसली आप अपने कोर्स को चलाते रहिए और इसी तरह के कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। बेस्ट आपको ट्राई करेंगे आपको सबसे अच्छा समझाने का। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप स्टडी करते रहिए, हम स्टडी मटेरियल्स भी आपको इसी चैनल में देने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।